नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन है तक्षशिला। नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन है तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर। विद्यार्थियों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में और उन सवालों के आसपास कितने अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं उनके बारे में सवाल कर जो है वो आपको बताएंगे और उनके आसपास के जो सवाल है वो भी बताएंगे। तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए। जो सोए हुए हैं वो लास्ट में आते हैं, उनको एक बार जगा दीजिए। पहला सवाल देखिए, कोटा रियासत का वीर दुर्गादास राठौड़ किसे कहा जाता है? राजस्थान में एक रियासत थी कोटा रियासत, और कोटा रियासत का वीर दुर्गादास राठौड़ किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। माधो सिंह, मुकुंद सिंह, मदन सिंह या फिर माधो सिंह? तो बता दीजिए भाई, कोटा रियासत का दुर्गादास किसे कहा जाता है? कोटा राज्य का दुर्गादास किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। कोटा राज्य का दुर्गादास किसे कहा जाता है? कोटा राज्य का माधो सिंह किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। और आपके सामने चार ऑप्शन है और चार ऑप्शन है देखिए, माधो सिंह है, उसके बाद में आपके सामने मुकुंद सिंह है, मदन सिंह है। माधो सिंह दो बार टाइप हो चुका है। माधो सिंह की जगह यहाँ पर है जालिम सिंह। क्या नाम है? माधो सिंह की जगह यहाँ पर क्या है भाई? यहाँ है जालिम सिंह। तो यहाँ पे आपको माधो सिंह नहीं समझ के तीन ऑप्शन है, एक ऑप्शन में काट रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जालिम सिंह। क्या लिख रहा हूँ? जालिम सिंह लिख रहा हूँ। तो आपसे पूछे कोटा राज्य का मद जो है दुर्गादास किसे कहा जाता है, तो याद रखना यहाँ पर लिखा हुआ है जालिम सिंह। क्या लिखा हुआ है? जालिम सिंह लिखा हुआ है। तो आप बताइए राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर क्या है वो आपको बताना है। देखिए, कोटा राज्य का दुर्गादास कहा जाता है झाला जालिम सिंह को कहा जाता है। झाला जालिम सिंह कहते हैं कि ये जयपुर के कोटा के शासक थे शत्रुशाल प्रथम। और शत्रुशाल प्रथम के ये क्या थे भाई? शत्रुशाल प्रथम कोटा के जो शासक थे उनके ये दीवान हुआ करते थे। और कहते हैं कि 18 इन्होंने युद्ध लड़ा था, बंटवाड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ा था? 1761 में युद्ध लड़ा था, बंटवाड़ा का युद्ध। और इस बंटवाड़ा के युद्ध में इन्होंने किसको पराजित किया था? माधो सिंह को पराजित किया। और माधो सिंह कहाँ के शासक थे भाई? माधो सिंह शासक थे, वो याद रखना है, जयपुर के शासक। जयपुर के शासक माधो सिंह को हराया था। और कोटा के ऊपर जब संकट आता है तब झाला जालिम सिंह ने क्या की थी? झाला जालिम सिंह ने सबसे ज्यादा कोटा शासकों की मदद की थी। इसीलिए इन्हें कोटा राज्य का क्या कहा जाता है भाई? कोटा राज्य का दुर्गादास कहा जाता है। कहते हैं कि इनको एक उपाधि भी दी गई थी और वो उपाधि दी गई थी राज राणा की उपाधि। किसकी उपाधि दी गई थी? राज राणा की उपाधि दी गई थी। ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपको क्या करना है? याद रखना है। अब देखिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान में मराठों का सर्वप्रथम प्रवेश कहाँ हुआ? यानी राजस्थान में मराठों ने सबसे पहले कहां पर प्रवेश किया, किस रियासत में प्रवेश किया, वो आपको बताना है। कोटा राज्य, बूंदी राज्य, जयपुर राज्य या अजमेर राज्य? तो बता दीजिए, राजस्थान में मराठों का सबसे पहले प्रवेश यानी एंट्री हुई थी वो किस रियासत में हुई? बताइए। दिल्ली क्लास लगती है भाई, शाम वाली क्लास दिल्ली। 8 बजे क्लास शुरू हो जाती है, 8 बजे एग्जैक्ट। बता दीजिए भाई, कोटा में सर्वप्रथम यानी राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत में मराठों का क्या हुआ था? हस्तक्षेप हुआ था। तो बताइए किस रियासत में हुआ? बता दीजिए। इजी सवाल है। तो राजस्थान में सबसे पहले जो मराठों का हस्तक्षेप हुआ था वो बूंदी रियासत में हुआ था। बूंदी के शासक थे, उनका नाम था बुद्ध सिंह। और बुद्ध सिंह के समय कहते हैं बुद्ध सिंह की एक रानी थी और उन रानी का नाम था अमर कंवरी। अमर कंवरी ने क्या किया था? सबसे पहले मराठों को बुलाया था, मैं कहां पर? बूंदी में बुलाया। और बूंदी में बुलाया इसलिए क्योंकि बूंदी के अंदर किसको लेकर? उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हो गया था उमेद सिंह के बीच में। और किसके बीच में? उमेद सिंह और दलेल सिंह के बीच में। तब इनको क्या किया जाता है? बुलाया जाता है। क्या किया जाता है? बुलाया जाता है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि दलेल सिंह के समय बुद्ध सिंह के समय इनको बुलाया जाता है। और
इसके अलावा ये भी याद रखना है आपको कि बुद्ध सिंह के समय बूंदी का नाम फर्रुखशियर ने बदलकर फर्रुखाबाद भी रखा था, आपको पता होगा। बूंदी को फर्रुखाबाद किसने रखा था? फर्रुखशियर ने रखा था। पूछ ले फर्रुखशियर ने किसके समय बूंदी का नाम फर्रुखाबाद रखा? वो भी बुद्ध सिंह के समय रखा था। और बुद्ध सिंह के समय ही मराठों का राजस्थान में पहली बार क्या होता है? प्रवेश होता है। ये आपको याद रखना है। आगे देखिए अगला सवाल, और अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल है ये, राणा प्रताप कितने वर्ष की आयु में मेवाड़ के शासक बने? यानी महाराणा प्रताप मेवाड़ के जब शासक बने थे उस समय उनकी उम्र कितनी थी, ये आपको बताना है। ये क्या करना है? आपको बताना है। बता दीजिए भाई, महाराणा प्रताप की उम्र कितनी थी जब इनका राज्य अभिषेक हुआ था? बता दीजिए, इजी सवाल है। 32 वर्ष, 42 वर्ष, 52 वर्ष या 57 वर्ष? इजी सवाल है, बता दीजिए भाई। इजी सवाल है, अच्छा सवाल है, बताइए। सुशील कुमार, पवन कुमार, पीसी चौधरी, महेश बॉस, सनी देवड़ा, संदीप कुमार, रोलन। देखो भाई, महाराणा प्रताप थे। महाराणा प्रताप जो कितने वर्ष की आयु में मेवाड़ के शासक बने थे? तो मेवाड़ के शासक बने थे 32 वर्ष की आयु में। 32 वर्ष की आयु में ये बने थे, शासक बने, अर्थात इनका राज्य अभिषेक हुआ था। और कहते हैं कि इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कितने वर्ष की आयु में हुई? 57 वर्ष की आयु में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई। ये भी याद रखना है। और इनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 को। 9 मई 1540 को इनका जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ? कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। अगर कुंभलगढ़ दुर्ग में पूछे तो कहां पर हुआ? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक छोटा दुर्ग है जिसे लघु दुर्ग कहा जाता है, कटारगढ़। कटारगढ़ के अंदर एक महल है जिसका नाम है बादल महल, और बादल महल के अंदर एक जगह है जिसका नाम है जूनी कचहरी। और यहाँ पर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। पिता का नाम उदय सिंह था, माता का नाम जयवंता बाई था। माता का नाम क्या था? जयवंता। राज्य अभिषेक के समय पूछा है, अरे मृत्यु तो 57 साल की उम्र में हो ही जाती है। 1540 में जन्म हुआ और 1597 में मृत्यु हो गई, कितने साल हुए? 57 साल ही हुए ना। तो फिर आगे बढ़िए और अगला सवाल देखिए। अगला सवाल अच्छा सवाल है, गिरी सुमेल युद्ध में कौन से वीर सेनानायक मारे गए थे? एक युद्ध होता है गिरी शामेल का युद्ध या गिरी सुमेल का युद्ध। उस गिरी सुमेल के युद्ध में कौन से सेनानायक मारे गए थे? जयमल या फत्ता, गोरा या बादल, जैता या कुपा, या फिर वीर कल्ला? बता दीजिए भाई। वीर कल्ला, और वीर कल्ला के साथ में एक और इनके साथी थे जिनका नाम था फत्ता। क्या नाम था भाई? वीर कल्ला व फत्ता सिसोदिया। बताइए भाई, राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर बताना है आपको कि गिरी शामिल के युद्ध में कौन से वीर सेनानायक है वीर गति को प्राप्त हुए थे? महेश बॉस, सनी देवड़ा, अरविंद बिश्नोई, मन्नू, एस सारस्वत, पवन कुमार, प्रियंका आहाड़ी, साक्षी गुज्जर, महेश बॉस, क्रेजी इंडियन आर्मी, अरविंद जैसलमेर, महेश बॉस, गोपाल जोदाना, ममता गौड़, एस सारस्वत। देखो भाई, गिरधारी लोहिया। अच्छा सवाल है, मैं आपको इसमें सारे बता दूं। जयमल और फत्ता थे, ये कौन थे भाई? तो जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया थे। वीर कल्ला यहाँ पे लिखा है, वीर कल्ला भी लिखा हुआ है, वीर कल्ला और जयमल लिख लेता हूं यहाँ पे मैं। या वीर जयमल और फत्ता होते हैं, ये उदय सिंह के समय होते हैं, सेनापति होते हैं उदय सिंह के समय। और 1567 में चित्तौड़ के दूसरे साके में, चित्तौड़गढ़ के दूसरे साके में वीर गति को प्राप्त हुए थे। दूसरे साके में वीर गति को प्राप्त हुए थे, आपको पता होगा। और आपको यह भी जानकर हैरानी होगी कि यह युद्ध अकबर के विरुद्ध लड़ा गया था। अकबर इस युद्ध में जीता था। अकबर इस युद्ध में क्या हुआ था? जीता था। लेकिन जयमल और फत्ता की जो वीरता है उससे इतना प्रभावित हुआ, इनकी वीरता से प्रभावित होकर इसने आगरा के किले पर इनकी क्या गज आरूढ़ मूर्तियां स्थापित करवा दी थी। बाद में कहते हैं कि औरंगजेब ने तोड़ा दी थी, ये अलग बात है। बीकानेर के एक शासक थे जिनका नाम था राय सिंह, इन्होंने भी जूनागढ़ के किले पर इनकी मूर्तियां स्थापित करवाई थी। तो जयमल और फत्ता इसमें है नहीं, क्योंकि 1567 में ये दूसरे साके में वीर गति को प्राप्त हो गए थे अकबर के विरुद्ध। गोरा और बादल, गोरा और बादल 1303 में चित्तौड़गढ़ के प्रथम साके में वीर गति प्राप्त की थी इन्होंने। चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में क्या प्राप्त की थी?
वीर गति प्राप्त की थी और ये किसके सेनापति थे? रावल रतन सिंह के। रावल रतन सिंह के सेनापति थे, मतलब ये भी ऑप्शन कट गया। फिर है जैता और कुंपा। वैस, जैता और कुंपा कौन थे? तो जैता और कुंपा आपको पता होना चाहिए। जैता और कुंपा थे मालदेव के सेनापति। किसके सेनापति? मालदेव के सेनापति थे। और आपको पता होगा 1540 में एक युद्ध होता है, गिरी शामेल का युद्ध। इस युद्ध को अगर यूं कहे कि मालदेव जीतते थे अगर युद्ध की तरीके से और युद्ध की जो नीतियां हैं उन नीतियों के अकॉर्डिंग ये युद्ध होता तो मालदेव जीत गए होते। लेकिन यहां पर शेरशाह सूरी ने कूटनीतिक चाल चली थी, इसलिए मेवा मारवाड़ की सेना के दो टुकड़े हो गए थे। कहते हैं कि अविश्वास के कारण मालदेव वापस आ गए थे। कहां गए थे? वापस आ गए थे। इसी के कारण जयमल और जैता और कुंपा होते हैं, यह शेरशाह सूरी के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। कहते हैं कि दोपहर तक इन्होंने शेरशाह सूरी की जो सेना थी उन सेना के परखच्चे उड़ा दिए थे और शेरशाह सूरी को जीत के बाद यह कहना पड़ा कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। शेरशाह सूरी एक बात और कहता है, अगर जैता और कुंपा जैसे मेरे पास सैनिक होते तो मुझे दुनिया पर राज करने में ज्यादा समय नहीं लगता। तो जैता और कुंपा गिरी शामेल के युद्ध में दो सेना नायक थे। जो 1544 में एक युद्ध होता है उस युद्ध के अंदर शेरशाह सूरी के विरुद्ध मारे जाते हैं और मारवाड़ के शासक मालदेव के सेनापति थे। वीर कल्ला राठौड़ और जयमल राठौड़ आपको पता होगा ये चाचा भतीजे थे और वीर गति प्राप्त करते हैं चित्तौड़गढ़ के कौन से साके में? तीसरे साके में। कौन से साके में? तीसरे साके में वीर गति प्राप्त करते हैं। और आपको पता होगा कल्ला राजवीर कल्ला को क्या कहा था अकबर ने? चार हाथों वाले देवता। अकबर क्या हुआ था? डापा चूक हो गया था। एक्चुअल में जयमल राठौड़ घायल हो जाते हैं क्योंकि जब रात में क्या हो रहा था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण कार्य चल रहा था। उस समय अकबर ने संग्राम नामक बंदूक से फायर किया और गोली लगी थी किसके पैर पे? पैर पे लगी थी जयमल के। दूसरे दिन जब राजपूत कहते हैं कि अब तो लड़ना है, अब तो मरना है, केसरिया करना है, और जयमल जाते, कल्ला राठौड़ जाते हैं अपने चाचा के पास और कहते हैं कि चाचा जी हम युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। तो कहते हैं, जयमल ने कहा कि मैं कैसा अभागा हूं कि मुझे युद्ध में जाने के लिए इस प्रकार की विपदा का सामना करना पड़ रहा है, मेरा पैर घायल है और मैं जा नहीं पाऊंगा। तो कल्ला ने कहा, चाचा तेरी उम्मीद को मैं पूरा कर दूंगा, बैठ मेरे कंधे पे, चलेंगे और अकबर की सेना के विरुद्ध युद्ध करेंगे। ये वही कल्ला राठौड़ है जिन्होंने जयमल राठौड़ को अपने कंधे पर बिठाकर युद्ध किया था, चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। यही नहीं, अकबर कहता है कि अकबर जब देखता है कि यार ये क्या है, आदमी एक है, हाथ चार चल रहे हैं, क्या पंगा है। तो अब अकबर को तो कुछ पता नहीं था। तो किसी ने कहा कि साहब हिंदुओं में ऐसे ऐसे देवता भी होते हैं जिनके 4 हाथ होते हैं, कईयों के 10 हाथ होते हैं, कईयों के 54 हाथ होते हैं, कईयों के 12 हाथ होते हैं। अकबर ने कहा, अच्छा मेरे विरुद्ध साक्षात देवता उतर गए हैं। इसका मतलब कल्ला राठौड़ को अकबर ने 4 हाथों वाले क्या कहा था? देवता कहा था। किस युद्ध में? तीसरे युद्ध में, चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है ये। अब आपको क्या बताना है? निम्न में से असुमेलित बताना है। मेरे भाई सवाल को ध्यान से पढ़ना है, गौर से पढ़ना है, क्योंकि यह आपको केवल स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। मैं नहीं दिख रहा हूं, आपको स्क्रीन दिख रही है। इसको मैच करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। और ऐसे सवाल परीक्षा में खींच लिए जाते हैं। तो बताइए, राजपूताने का कर्ण, जंगलदर बादशाह, राजपूताने का भागीरथ और माही मरातिब किसे कहा जाता है? बता दीजिए। 4 ऑप्शन है आपके सामने, बता दीजिए भाई। 4 ऑप्शन है आपके सामने। सवाल को छोड़ना नहीं और वीडियो को लाइक भी करना है। बता दीजिए भाई। साक्षी गुज्जर सर, क्लास का टाइम क्या रहता है? 8 बजे, एग्जैक्ट 8 बजे ही क्लास शुरू हो जाती है। कई बार बिजी शेड्यूल होता है तो 8 से 8:15, 8:30 हो जाते हैं, बाकी एग्जैक्ट 8 बजे क्लास शुरू हो जाती है। बताइए भाई, राइट आंसर क्या है? राजपूताने का कर्ण, जंगलदर बादशाह, राजपूताने का भागीरथ और माही मरातिब। बता दीजिए भाई, किसे कहा जाता है? अच्छा सवाल है और अच्छे सवाल का मेरे भाई अच्छे से जवाब देना है। मेरे भाई अच्छे से जवाब देना है, क्योंकि यह सवाल अच्छा है। ऐसे सवाल डापाचुक वाले होते हैं
जो कई बार विद्यार्थी छोड़ देते हैं। अब देखिए, राजपूताने का कर्ण किसे कहा जाता है? राय सिंह को राजपूताने का कर्ण कहा जाता है। जंगलधर बादशाह किसे कहा जाता है? बीकानेर के महाराजा कर्ण सिंह को जंगलधर बादशाह कहा जाता है। माही मरातीब किसे कहा जाता है? इसमें देखिए, वापिस देखिए, इसमें बी ऑप्शन है। तो पहले में 3 आ रहा है, पहले में आ रहा है राय सिंह, दूसरे में आ रहा है जंगलधर बादशाह कर्ण सिंह, उसके बाद क्या आ रहा है? वापिस आपके आ रहा है राजपूताने का भागीरथ किसे कहा जाता है? तो इसमें राजपूताने का भागीरथ किसे कहा जाता है? राजपूताने का भागीरथ कहा जाता है गंगा सिंह को। और माही मरातीब किसे कहा जाता है? अनूप सिंह को। तो इसमें जिन्होंने ए ऑप्शन किया है उनका सबका क्या हो रहा है? सही हो रहा है। ए ऑप्शन क्या हो रहा है? सही हो रहा है। अब देखिए, ये बीकानेर के वो शासक है जिनके उपनाम है और इनसे पूछे जाते हैं सवाल। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल अपनी स्क्रीन पर क्या कह रहा है? अगला सवाल है ये वाला, भोग, बिगोड़ी, मुकाता, गुगरी इत्यादि क्या है? वापिस ध्यान से सुनिएगा। भोग है, बिगोड़ी है, मुकाता है, गुगरी है इत्यादि क्या है? सिंचाई का एक यंत्र है, मारवाड़ में प्रचलित सामाजिक प्रथाएं हैं, लगान निर्धारण प्रणाली है, या अनुदानित भूमि के प्रकार है? तो बता दीजिए भाई, इसके राइट आंसर क्या है वो आपको बताना है। हरिराम बेनीवाल बाड़मेर, देवीलाल मेड़ा, ममता गौड़, साक्षी गुज्जर, महिपाल तंवर, मनु मनीषा मीणा। बताइए भाई, राइट आंसर क्या है इसका? गिरधारी लोहिया। क्या है? भोग, बिगोड़ी, मुकाता, गुगरी। मनु, गिरधारी, साक्षी, महिपाल, गोसाई बाबा की कृपा, अरविंद बिश्नोई, हरिराम बेनीवाल, महेश बॉस, संदीप कुमार रोलन, साक्षी गुज्जर। देखो भाई, ये क्या है? बिगोड़ी, भोग, बिगोड़ी, मुक्काता, गुगरी, ये हमारे राजस्थान के अंदर मारवाड़ रियासत में लगान की प्रणालियां हुआ करती थी। लगान के प्रकार होते थे, अलग अलग प्रकार होते थे। कभी आपने सुना होगा, आपकी जमीन अगर पुरानी है तो बिगोड़ी की रसीदें वगैरह होती है। तो ये सब क्या है? लगान निर्धारण करने की प्रणाली है। मारवाड़ में प्रचलित संस्थाएं या प्रथाएं नहीं है। ये क्या है? भोग, बिगोड़ी, मुकाता, ये सारी की सारी लगान निर्धारण करने की प्रणाली है। ये आपको याद रखना है। अभी भी आप आंसर गलत ठोक रहे हो भाई, याद रखना है आपको। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल अपनी स्क्रीन पर है ये वाला, निम्न में से गलत युग्म को पहचानिए। एक तरफ आंदोलन दे रखे हैं और एक तरफ आंदोलन से संबंधित किसको दे रखा है भाई? आंदोलन से संबंधित जो दे रखे हैं क्रांतिकारियों को, नेतृत्वकर्ता को दे रखा है। तो बता दीजिए भाई, क्या आंसर है? बिजोलिया किसान आंदोलन विजय सिंह पटेल, बेंगू किसान आंदोलन रामनारायण चौधरी, मीणा आंदोलन मोतीलाल तेजावत और भगत आंदोलन गोविंद गुरु। तो इनमें से कौन सा युग्म है वो असुमेलित है? तो बता दीजिए भाई, इनमें से कौन सा युग्म है वो क्या है? असुमेलित है। अब बताना किसको है? तो बताना आपको है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। अच्छा सवाल है, और ऐसे सवाल जब परीक्षाओं में फेंक दिए जाते हैं तो हम डापा चूक वाली परिस्थिति में आ जाते हैं कि किसका क्या जवाब दे और किसका क्या नहीं दे। बता दीजिए भाई, कौन से आंदोलन का संबंध किससे है, ये आपको बताना है। बताइए। बिल्कुल, मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत का मीणा आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था। ये किसान आंदोलन से संबंधित थे, और किसान आंदोलन के तहत मोतीलाल तेजावत का तो आपने नाम सुना होगा, जिन्हें आदिवासियों का बाप जी कहा जाता है। आदिवासियों का क्या कहा जाता है? बाप जी कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, और अगला सवाल अपनी स्क्रीन पर क्या कहता है? अगला सवाल है ये वाला, एक ही आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ? एक आंदोलन था, उस आंदोलन का नाम था एक ही आंदोलन, और एक ही आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी वो आपको बतानी है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, बांसवाड़ा, सागवाड़ा, मातरकुंडिया या डूंगरपुर। तो बता दीजिए भाई, राइट आंसर क्या है इसका? बताना है आपको। इसका राइट आंसर है वो कौन सा है? कौन से आंदोलन का? एक ही आंदोलन का। बता दीजिए। ऐसे सवाल छोड़ते भी नहीं है भाई, ऐसे सवाल मेरे हिसाब से तो नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि ऐसे सवाल अक्सर डापा चौक वाले होते हैं और आपको बताने हैं। राइट आंसर क्या है? साक्षी गुज्जर, महेश बॉस, मनीषा मीणा, श्रीचंद, शाकिर शंकर, कौशल मीणा, देवीलाल मेड़ा, अरविंद, महेश, मनीष। बताओ भाई।
एक ही आंदोलन बताना है आपको, एक ही आंदोलन, और एक ही आंदोलन संलग्न से रिलेटेड बताना है कि इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी। बता दीजिए भाई, अच्छा सवाल है आपके सामने। एक ही आंदोलन की शुरुआत होती है भाई 1921 में, 1921 में इसकी शुरुआत होती है। उस दिन थी वैशाख महीने की पूर्णिमा, और वैशाख महीने की पूर्णिमा के दिन इसकी शुरुआत हुई थी। और हुई थी कहां से? मातृकुंडिया से हुई थी। मातृकुंडिया को मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है, मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है मातृकुंडिया को। यहां से वैशाख पूर्णिमा के दिन सभी लोग आए हुए थे। तब यहाँ पर एक नेता थे जिनका नाम था मोतीलाल तेजावत, और मोतीलाल तेजावत ने इस आंदोलन की क्या की थी? शुरुआत की थी। किसने शुरुआत की थी? मोतीलाल तेजावत ने शुरुआत की थी। अब आपको पूछे कि यह किस प्रकार का आंदोलन था, तो ये आदिवासियों के हकों के लिए चलाया गया एक आंदोलन था। आदिवासियों के हकों को जगाने के लिए, या उन हकों के लिए, आदिवासियों के हकों के लिए पहला कोई आंदोलन था सही तरीके से, तो वो कौन सा था? एक ही आंदोलन मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ के अंदर हुआ था। और आपको पता होगा मोतीलाल तेजावत ने क्या कहा था इस आंदोलन में? इस आंदोलन में इन्होंने 21 मांगे मांगी थी, 21 मांगे मांगी थी मेवाड़ सरकार से। और इसे क्या कहा गया? मेवाड़ की पुकार कहा गया। मेवाड़ की क्या कहा गया है? पुकार, जिसमें इन्होंने एक ही आंदोलन के तहत 21 मांगे मांगी थी। कितनी मांगे मांगी थी? 21 मांगे मांगी थी। ये भी आपको बताना है। वीडियो बराबर अच्छा लग रहा है तो भाई एक अंगूठे पे लाइक ठोक दो, और वहां पे क्या होगा? एक जादू होगा। 35 है, वहां से संख्या बढ़ जाएगी, और आपके फोन में जहां अंगूठा खाली है वहां पे काले सफेद की जगह काला निशान हो जाएगा। बाकी में नहीं होता है, केवल तक्षशिला वाले ग्रुप में ही होता है। देख के ट्राई कीजिए। अगला सवाल भी देख लेते हैं साथ ही साथ। अगला सवाल है, किस रियासत ने भारत संघ में विलय पत्र पर राज्य के सबसे अंत में हस्ताक्षर किए थे? तो उस रियासत का नाम बताना है जिसने भारत में विलय होने के लिए सबसे अंत में हस्ताक्षर किए थे। कौन सी रियासत ने किए थे? धौलपुर, जोधपुर, बीकानेर और अजमेर। तो बताओ मेरे भाई, सबसे अंत में किसने साइन किए थे, हस्ताक्षर किए थे? वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए बताइए। सबसे अंत में हस्ताक्षर किसने किए थे, वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। किसने किए थे भाई? सबसे अंत में हस्ताक्षर किसने किए थे, ये आपको बताना है। फटाफट बता दो भाई, राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर क्या है वो आपको बताना है। देखो राइट आंसर, सबसे अंत में हस्ताक्षर करने वाला कौन था? अजमेर था। 1 नवंबर 1956 के दिन हुआ था राजस्थान का पूरा एकीकरण। उसी दिन 1 नवंबर 1956 को अजमेर ने सबसे अंत में हस्ताक्षर किए थे, क्योंकि राजस्थान का एकीकरण हुआ था कितने चरणों में? 7 चरणों में एकीकरण हुआ था। 7 अलग अलग चरणों में एकीकरण हुआ था, जिसको पास करने में 7 साल 8 माह और 14 दिन का वक्त लगा था। 7 ईयर 8 मंथ और कितने दिन? 14 दिन का टाइम लगा था, और उसके बाद एकीकरण हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। ये भी आपको क्या करना है? याद रखना है भाई। सबसे पहले बीकानेर ने किए थे वो अलग बात है, लेकिन सबसे लास्ट में किसने किए थे? याद रखना, अजमेर ने, एकीकरण के विलय पत्र पर। अगला सवाल देखिए, और अगला सवाल ही गजब का सवाल है। बता दीजिए भाई, महावीर जयंती कब मनाई जाती है? भगवान महावीर का नाम तो आपने सुना होगा। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? महावीर स्वामी को कहा जाता है। तो बता दीजिए भाई, वैशाख पूर्णिमा को, चैत्र कृष्ण तेरस को, चैत्र शुक्ल तेरस को, या फिर ज्येष्ठ पूर्णिमा को? तो आपको बताना है कि महावीर जयंती कब मनाई जाती है। महावीर जयंती कब मनाई जाती है? 4 ऑप्शन आपके सामने। बताओ भाई, क्या अच्छा सवाल है, क्या गजब का सवाल है। ऐसे सवालों को तो मेरे हिसाब से छोड़ते हो तो आपको तैयारी भी बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने मेले, त्योहार और तिथियों को नहीं जानते हो तो फिर आप राजस्थान को कैसे जानोगे? राइट आंसर बताना है भाई, बताइए। देखो, वैशाख पूर्णिमा, चैत्र कृष्ण तेरस, चैत्र शुक्ल तेरस
और ज्येष्ठ कृष्ण पूर्णिमा। अब आपसे क्या सवाल पूछा गया है वो आपको ध्यान देने की जरूरत है भाई। आपसे ये पूछा गया है कि आप ये बताओ कि क्या मनाया जाता है भाई, क्या मनाया जाता है वो आपको बताना है, बताइए। और सवाल को छोड़ो मत भाई, देखो अच्छा अच्छा सवाल है। आप खुद डापा चूक वाली परिस्थिति में हो, आप खुद क्या हो, डापा चूक वाली परिस्थिति में हो, इसलिए आप बता दीजिए कि भाई क्या है इसका राइट आंसर। राइट आंसर क्या है मैं आपको बता दूं, देखो पहला ऑप्शन आपको बता दूं, वैशाख पूर्णिमा को कहते हैं बुद्ध पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा कहते हैं, बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। मतलब बुद्ध पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा के दिन, इस दिन आपको पता होगा कि भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण भी इसी दिन हुआ था। भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण इसी दिन हुआ था, ये भी आपको पता होगा। और वैशाख पूर्णिमा को ही पीपल पूर्णिमा कहते हैं, वैशाख पूर्णिमा को ही पीपल पूर्णिमा कहते हैं। ये तो हो गया, ये तो आपका हो गया। फिर आपकी रही है ज्येष्ठ महीना, सॉरी जो ये पीपल पूर्णिमा आती है ये ज्येष्ठ महीने में आती है। किस महीने में आती है, जेठ महीने की पूर्णिमा को क्या कहते हैं, पीपल पूर्णिमा कहते हैं। ये भी आपका कट गया। अब आपके पास में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष बचा है, और वो भी चैत्र महीने का बचा है। कौन से महीने का, चैत्र महीने का। चैत्र कृष्ण 13 से या फिर चैत्र शुक्ल 13 से, तो बता दीजिए भाई कब मनाई जाती है, क्या, महावीर जयंती। कौन सी जयंती, महावीर जयंती। तो चैत्र शुक्ल क्या, चैत्र शुक्ल 13 के दिन क्या मनाई जाती है, महावीर जयंती। महावीर जयंती। महावीर के पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन था, और माता का नाम क्या था, माता का नाम था त्रिशला। माता का क्या नाम था, त्रिशला था। ये भी आपको याद रखना है। चैत्र शुक्ल 13 के दिन इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इजी सवाल है, छोड़ते नहीं है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल अपनी स्क्रीन पर यह कहता है कि, गजब का सवाल है, कार्तिक पूर्णिमा को जयंती मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा को किसकी जयंती मनाई जाती है, चार ऑप्शन है। महावीर जयंती, गुरु नानक जयंती, गुरु गोविंद सिंह जयंती, या फिर ऋषभ देव जयंती। बताओ भाई, राजस्थान के अंदर, राजस्थान के अंदर कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसकी जयंती मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा आपको पता है कार्तिक महीने में आती है। हाँ ये तो सर पता है, तो बता दो भाई आगे वाला। कार्तिक पूर्णिमा किस किस की जयंती मनाई जाती है इस दिन। चार ऑप्शन है आपके सामने, जवाब आपको देना है, दे दीजिए भाई। मनीषा मीणा, शिवाजी गुज्जर, कालूराम डामोर, दिनेश लाल। बताओ भाई राइट आंसर क्या है इसका। मैं आपको बता दूं, महावीर जयंती तो आपने कहा कि सर ये तो मनाई जाती है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को क्या मनाई जाती है भाई, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को मनाई जाती है क्या, महावीर जयंती। गुरु नानक जयंती, फिर है गुरु गोविंद सिंह जयंती, माघ शुक्ल सप्तमी को मनाई जाती है। माघ शुक्ल सप्तमी को मनाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। ऋषभ देव जयंती, ऋषभ देव जयंती कब मनाई जाती है, जैन धर्म के एक गुरु थे। और देखिए कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है गुरु नानक जयंती। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसकी जयंती मनाई जाती है भाई, कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। अब देखिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्या लगते हैं भाई, कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगते हैं मेले। और इन मेलों की क्या विशेषता होती है, तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान का आयोजन होता है। राजस्थान में दीपदान का मुख्य रूप से आयोजन होता है। एक तो होता है सांबर के अंदर, जिसमें एक जगह है देवयानी के अंदर होता है दीपदान, और कहां पर होता है, एक होता है कोलायत के अंदर। कोलायत कहां है, कोलायत बीकानेर के अंदर है। और एक होता है पुष्कर। मोटे तौर पर यहां पर क्या होता है, दीपदान का आयोजन होता है। लेकिन कार्तिक पूर्णिमा की बात होती है तो कार्तिक पूर्णिमा को क्या कहते हैं भाई, कार्तिक पूर्णिमा को कहते हैं त्रिपुर पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा कहते हैं, कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुर पूर्णिमा कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा के दिन बहुत सारे क्या लगते हैं, मेले लगते हैं। क्या लगते हैं, मेले लगते हैं। कौन सा मेला लगता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। इस दिन कोलायत के अंदर मेला लगता है, कोलायत बीकानेर के अंदर, कोलायत बीकानेर के अंदर, अभी मैंने बताया था।
एक लगता है चंद्रभागा मेला, चंद्रभागा पशु मेला, चंद्रभागा नदी के किनारे झालावाड़ के अंदर लगता है। एक में लगता है पुष्कर का मेला, पुष्कर का मेला जिसे राजस्थान का रंग बिरंगा रंगीला मेला कहा जाता है, पुष्कर के अंदर भी मेला इसी दिन लगता है। फिर आपको याद रखना है इस दिन कपिल धारा का मेला लगता है। कपिल धारा कहां पर है? तो कपिल धारा का मेला 12 में आयोजित होता है। और कब आयोजित होता है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन आयोजित होता है। ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए अगला सवाल, और अगला सवाल अपनी स्क्रीन पर क्या है? अगला सवाल है ये वाला, और ये वाला सवाल है बाड़मेर की रूमा देवी ने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त की है? बाड़मेर की एक महिला है नाम है रूमा देवी, और रूमा देवी को तो कहते हैं कि लगभग हर व्यक्ति जानता है जो बाड़मेर जिले से संबंध रखता है, राजस्थान के प्रत्येक कोने से जो क्या रखता है, संबंध रखता है। तो बता दीजिए रूमा देवी किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? मीनाकारी, कसीदाकारी, लोक नृत्य या लोक संगीत? आपको बताना है राइट आंसर क्या है, बता दीजिए भाई। जसवंत राणा, हरिराम बेनीवाल, नगेंद्र कुमार, जसवंत राणा, सुनील सुंडा, संजू कुमारी, कालूराम डामोर? बताइए भाई। कमलेश, सुरजाराम चौधरी, महेश बोस, वीना प्रागी, दिनेश लाल, विमल कुमार, बद्रीराम इनकिया, महेश, दिनेश, पुष्पा, अंजाराम, पिच्छी बाबा आ गए हैं भाई, रामराज सांडीवाल, मनु। बताओ भाई राइट आंसर क्या है इसका? बाड़मेर की रूमा देवी का संबंध बताना है भाई। रूमा देवी आपको पता होगा, रूमा देवी बाड़मेर जिले की रहने वाली है। रूमा देवी कसीदाकारी से संबंधित है, अर्थात इनका संबंध हस्तकला हैंडीक्राफ्ट आइटम से है। रूमा देवी को आपको पता होगा कि रूमा देवी महिला सशक्तिकरण में अभी हाल ही में अमेरिका में गई हुई है। कहां गई हुई है? अमेरिका के अंदर इनको बुलाया गया, अभी अमेरिका के टूर पर है रूमा देवी। आपको पता होगा राजीविका की क्या है? राजस्थान के अंदर ग्रामीण महिलाओं को जो हस्तशिल्प के लिए जो सहायता देने वाली एक संस्था है राजीविका की, इसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। एम्बेसडर बनाया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसके अलावा राष्ट्रपति पदक से भी सम्मानित है, राष्ट्रपति सम्मान से भी सम्मानित है। कौन? रूमा देवी। राजस्थान के अंदर इनका संबंध है कसीदाकारी से। राजस्थान की ग्रामीण महिलाओं को कसीदाकारी का कार्य सिखाती है, और उसके बाद कहते हैं कि उनको क्या करती है, आगे मोटिवेट करती है नए नए कार्य करने के लिए, और उनका सामान फिर इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोर्ट होता है। अगला सवाल देखो, और अगला सवाल अपनी स्क्रीन पर है ये वाला, और ये सवाल है एक आभूषण है जिसका नाम है तिमणिया। तिमणिया एक आभूषण है भाई, ध्यान रखना है। तिमणिया आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है, ये आपको बताना है। और ये सवाल पहले पूछा जा चुका है, तो बता दीजिए। पुरुषों द्वारा बाजू पर, महिलाओं द्वारा गले पर, महिलाओं द्वारा ललाट पर, या पुरुषों द्वारा हाथ पर? तो बता दीजिए भाई राइट आंसर क्या है, और आपको बताना है तिमणिया। तो बता दीजिए भाई तिमणिया कहां पहनते हैं? तिमणिया कहां पहनते हैं ये आपको बताना है। तिमणिया बता दीजिए भाई, इजी सवाल है। तिमणिया बताओ कहां पहना जाता है? ऐसे सवालों को मैं कहता हूं छोड़ते भी नहीं है। बताओ तिमणिया कहां पर पहना जाता है? तिमणिया, फिर मैं आपको बताता हूं इसी में ही बहुत अच्छे अच्छे सवाल। तिमणिया कहां पर पहना जाता है? बद्रीराम इणकिया, प्रिया प्रजापत, सचिन, श्रीचांद, पुष्पा, देवेंद्र कड़ेला, अंतिम कुमार, राधा सारण, बताओ राकेश खैर। अच्छा सवाल है भाई। देखो तिमणिया होता है महिलाओं के द्वारा गले में पहना जाता है। गले में पहने जाने वाले आभूषण कौन कौन से हैं? तो गले में देखिए पहने जाने वाले आभूषण आपसे पूछ ले तो देखिए गले में पहना जाता है मादलिया। क्या पहनाया जाता है? मादलिया कहां पर पहना जाता था? आप कहते हो कि सर गले में पहना जाता है। मंगल सूत्र कहां पर पहना जाता है? गले में पहना जाता है। कंठी कहां पर पहनी जाती है? गले में पहनी जाती है। हार कहां पर पहना जाता है? गले में पहना जाता है। चंपा कली कहां पर पहनी जाती है? चंपा कली भी गले में पहनी जाती है। चंपा कली के अलावा एक है हमेल, एक का नाम है तुलसी। हमेल और तुलसी का नाम भी याद रखना, हमेल तुलसी। इसके अलावा याद रखना है हमेल तुलसी। इसके अलावा होती है एक तुलसी हमेल, जिसको कहते हैं माला। माला भी कहां? गले में पहनी जाती है। इसके अलावा खंगाली
खंगाली याद रखना, खुंगाली, जिसे खुंगाली या खंगाली कहा जाता है। एक होती है हंसली, क्या होती है? हंसली भी कहां पर पहनी जाती है? गले में पहनी जाती है। हंसली भी गले में पहनी जाती है। सवाल याद रखना है आपको। अब देखिए टप टप आपको जो याद तो है वो तो मुझे पता है, लेकिन कुछ ऐसे आभूषण हैं जो गले में पहने जाते हैं आपको याद ही नहीं है। एक होता है हालरो। हालरो कहां पर पहना जाता है? हालरो भी गले का आभूषण है। हालरो कहां का आभूषण? गले का आभूषण है। इसके अलावा ध्यान रखना चंद्रहार, कौन सा हार? चंद्रहार भी कहां का आभूषण है? गले का आभूषण है। इसके अलावा ध्यान रखना हमेल, हमेल भी कहां का आभूषण है? गले का आभूषण है हमेल। और अगर इससे ज्यादा याद रखना है, एक होता है चौकी, एक होता है तांती। एक होता है चौकी, एक होता है तांती और एक होता है नावा। और ये नावा ये भी कहां के आभूषण है? ये भी कहां पर पहने जाते हैं? गले में पहने जाने वाले क्या है? आभूषण है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल अपनी स्क्रीन पर क्या कह रहा है? राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक केंद्र कौन था? राजस्थानी चित्रकला और चित्रकला का क्या पूछा है? विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक केंद्र कहां था? यह आपको बताना है। 4 सवाल, 4 ऑप्शन आपके सामने। बूंदी, अजमेर, जैसलमेर या शेखावाटी? तो बता दीजिए राजस्थानी चित्रकला की जो विचारधारा वाली शैली थी, उस विचारधारा वाली शैली का संबंध किससे था वो बताइए आप। आरंभिक केंद्र था वो बताना है। 4 ऑप्शन है, अच्छे से जवाब देना है, सोच के जवाब देना है, भागना नहीं है। अच्छा सवाल है, इजी सवाल है, जवाब देना है आपको। राजस्थान में आरंभिक चित्र शैली का जो पूछा गया है, विचारधारा की आरंभिक चित्र शैली बताइए। और ऐसे सवाल मैं कहता हूं छोड़ने नहीं है भाई, पढ़ने हैं और अच्छे से इनका क्या देना है? जवाब देना है। अच्छे से इनका क्या देना है? जवाब देना है। बता दीजिए भाई क्या राइट हो सकता है आपके हिसाब से, फिर मैं बताऊं आपको। हमारे राजस्थान के अंदर एक शैली थी, उस शैली को क्या कहा जाता है? देखिए बता देता हूं आपको। राइट आंसर आपने क्या बताया है भाई? बताया है आपने बूंदी शैली। कौन सी शैली? बूंदी शैली। बूंदी शैली को क्या कहा जाता है? विचारधारा की शैली कहा जाता है। विचारधारा की शैली कहा जाता है या फिर विचारधारी शैली की आरंभिक केंद्र कहा जाता है। बूंदी शैली को पशु पक्षियों की शैली भी कहा जाता है। कौन सी शैली? पशु और पक्षियों की शैली भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। पशु पक्षियों की शैली भी किसे कहा जाता है? बूंदी शैली को कहा जाता है। बूंदी के अंदर चित्रशाला है। चित्रशाला को कहा जाता है भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। भित्ति चित्रों का क्या कहते हैं भाई? भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि बूंदी के किस शासक के काल को बूंदी चित्र शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो याद रखना है कि बूंदी के एक शासक हुए थे और उन शासक का क्या नाम था भाई? उम्मेद सिंह। क्या नाम था? उम्मेद सिंह का काल बूंदी शैली का स्वर्ण काल था। उम्मेद सिंह का काल था वो बूंदी शैली का कौन सा काल था? स्वर्ण काल था। लेकिन आपको यह भी याद रखना है बूंदी के एक शासक हुए थे जिनका नाम था रतन सिंह। क्या नाम था? रतन सिंह। रतन सिंह की ड्राइंग के अंदर अच्छी रुचि थी। रतन सिंह के समकालीन दिल्ली का बादशाह था हुमायूं। कौन था? हुमायूं था। और हुमायूं ने क्या दी थी इनको? एक उपाधि दी थी, सर बुलंद राय की उपाधि। किसको दी थी? तो बूंदी के शासक रतन सिंह को सर बुलंद राय की उपाधि किसने दी थी? सर बुलंद राय की उपाधि देने वाला आदमी था, वो था कौन? हुमायूं। और हुमायूं ने ये उपाधि किसको दी थी? तो आप कहोगे कि रतन सिंह को दी थी, क्योंकि आपको पता होगा कि हुमायूं खुद क्या था? चित्रकला प्रेमी था। और चित्रकला प्रेमी था और बूंदी के शासक रतन सिंह भी चित्रकला के प्रेमी थे और दोनों के अच्छे संबंध थे, इसलिए इन्होंने उपाधि दी थी इसकी। किसको? किसकी? इनको उपाधि दी थी किसकी? याद रखना है आपको, सर बुलंद राय की उपाधि दी थी। अगला सवाल अपनी स्क्रीन पर देखिए। वीडियो बराबर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी नहीं करनी है। भक्ति आंदोलन, राजस्थान में भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाने वाले थे। राजस्थान में भक्ति आंदोलन को फैलाने वाले संत थे, वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, निम्बार्क, नानक, सूरदास या फिर दादू। तो बता दीजिए भाई राजस्थान के अंदर एक भक्ति आंदोलन था और इस भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन है और मैं कहता हूं ऐसे सवालों को कभी भी छोड़ते नहीं है। ऐसे सवालों को क्या नहीं करते हैं भाई? छोड़ते नहीं है। बता दीजिए भाई किसने शुरुआत की थी? 4 ऑप्शन है आपके सामने, किसने शुरुआत की थी?
भक्ति आंदोलन की शुरुआत राजस्थान में, यानी भक्ति आंदोलन को फैलाया किसने था इस प्रश्न के अकॉर्डिंग, बता दीजिए। दिनेश लाल, गोवर्धन डामोर, आकाश राणा, कालूराम डामोर, प्रिया प्रजापत, श्रीचंद, विमल कुमार। देखो भाई, संत दादू दयाल ने राजस्थान में भक्ति आंदोलन को फैलाया था। आपको पता होगा कि संत दादू दयाल थे, कौन थे? दयादू दयाल। दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहते हैं। राजस्थान का क्या कहा जाता है? कबीर कहा जाता है। ये तो आपको पता ही होगा। संत दादू दयाल को, दादू दयाल की दादू ने दादू पंथ की स्थापना की थी, और दादू पंथ का प्रमुख केंद्र है नारायणा के अंदर। नारायणा कहाँ है? तो नारायणा जयपुर के अंदर है। नारायणा जयपुर के अंदर है। यहाँ पर दादू संप्रदाय का प्रमुख प्रधान पीठ है। और आपको पता होगा कि इनके गुरु का नाम पूछे कि दादू के गुरु का नाम क्या था, तो गुरु का नाम था बुड्ढन जी। क्या नाम था? बुड्ढन जी था। और बुड्ढन जी को क्या कहा जाता है? वृद्धानंद जी कहा जाता है। ये इनके क्या थे? गुरु थे। ये भी आपको याद रखना है। ये भी आपको क्या करना है? याद रखना। और एक सवाल जो सामान्य से पूछा जाता है, दादू दयाल ने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो जयपुर में बोली जाती है ढूंढाड़ी। तो दादू के उपदेश ढूंढाड़ी भाषा में दिए गए थे। कौन सी भाषा में? ढूंढाड़ी भाषा में दिए थे। दादू ने अपने उपदेश दिए थे। और इसके अलावा आपसे दो एक बातें और कर देता हूं संत दादू दयाल के बारे में। तो देखिए, दादू दयाल खुद क्या थे? राइटर थे। और इन्होंने दो ग्रंथ लिखे थे जिनका नाम था दादू जीरी वाणी। किसकी वाणी? दादू जीरी वाणी। ये किन्होंने ग्रंथ लिखा था? संत दादू दयाल ने लिखा था। और याद रखना है कि इसके अलावा इन्होंने लिखी थी काया बेली। कौन सी बेली? काया बेली ग्रंथ भी लिखा था। ये भी आपसे सवाल पूछा गया है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि इन्होंने एक लिखा था हरड़े वाणी। हरड़े वाणी, ये भी संत दादू दयाल से संबंध रखने वाले सवाल है। अगला सवाल अपनी स्क्रीन पर क्या कहता है वो ध्यान से देखो भाई। और अगला सवाल है, राजस्थान की बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला पहला विद्वान कौन था? राजस्थान की बोलियां हैं, राजस्थान की भाषाएं हैं। इन भाषाओं का पहली बार वैज्ञानिक आधार पर वर्गीकरण करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? यह आपको बताना है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा, G.A. ग्रियर्सन, कर्नल जेम्स स्टुअर्ट या कवि राजा श्यामल दास? दीजिए इसका जवाब क्या है, इसका आंसर। अच्छा सवाल, इजी सवाल, बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ। राजस्थान की भाषाओं का पहली बार वैज्ञानिक आधार पर वर्गीकरण करने वाला आदमी कौन था, वो आपको बताना है। चार ऑप्शन है आपके सामने, देखिए भाई। राजस्थानी बोलियों का पहली बार वैज्ञानिक वर्गीकरण करने वाले व्यक्ति कौन थे भाई? G.A. ग्रियर्सन, जिनका पूरा नाम था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। क्या लिखी थी? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। और लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर इन्होंने क्या किया भाई? राजस्थान की भाषाओं का पहली बार वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था। और कौन करने वाले थे? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन थे। अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति या राजस्थानी भाषा है, इस राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो राजस्थानी भाषा बनी है अपभ्रंश भाषा से। कौन सी भाषा से? अपभ्रंश भाषा से बनी है राजस्थान की भाषा। ये भी आपको याद रखना है। ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए, अगला सवाल है ये वाला। संगीत के ज्ञान के कारण कुंभा को कौन सी उपाधि प्राप्त हुई थी? कुंभा को कौन सी उपाधि दी गई थी कि उनको संगीत का ज्ञान था, और संगीत के ज्ञान के कारण उनको यह उपाधि दी गई थी? बता दीजिए भाई, कुंभा की इनमें से कौन सी उपाधि है जो दी गई थी? किसके कारण दी गई थी? वो दी गई थी संगीत ज्ञान के कारण। चार ऑप्शन है, संगीत राज, अभिनव भट्टाचार्य, दान गुरु और हाल गुरु। अब आपको बताना है, बता दीजिए आप क्या बताएंगे। देखो भाई, राइट आंसर क्या है इसका? आकांक्षा मकवाणा, गौतम मीणा, गोपाल सिंह गौड़, महेश बॉस, शिवाजी गुज्जर, विजय राज, पूजा, रूपा, कोमल, प्रिया, हरिराम, कमलेश, निक्की। अब देखो भाई, अच्छा सवाल है। कुंभा की ये चारों उपाधियां, संगीत राज इसलिए संगीत रुचि थी इसमें,
संगीत में क्या थी? रुचि थी। ठीक। और संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को क्या कहा जाता है? संगीत राज। संगीत राज, सॉरी, संगीत राज इनकी उपाधि नहीं थी। संगीत राज एक्चुअल में कुंभा का एक ग्रंथ था, संगीत राज, तो इनके ग्रंथ का नाम था अभिनव भट्टाचार्य, इसलिए क्योंकि इनको संगीत का ज्ञान था। संगीत का क्या था? ज्ञान था। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा, हमारे राजस्थान के इतिहास में जब हम पढ़ते हैं भारत का इतिहास, एक व्यक्ति हुए थे जिनका नाम था समुद्रगुप्त, और एक व्यक्ति हुए थे बाद में मुगलों में जिनका नाम था औरंगजेब, और एक व्यक्ति हुए थे जिनका नाम था महाराणा कुंभा। और इन तीनों को किसका क्या बजाने का शौक था? तो ये तीनों अच्छे वीणा वादक थे, ये भी वीणा बजाते थे और ये भी वीणा बजाते थे। औरंगजेब अच्छा वीणा वादक था, लेकिन ये संगीत से नफरत करता था। संगीत से क्या करता था? नफरत करता था। अपने राज्य में संगीत वैसे जैसे कलाकारों को, ठुमका और मुजरा करने वालों को बाहर ही कर दिया। किसी प्रकार का संरक्षण नहीं दिया था इसने, औरंगजेब ने, याद रखना है आपको। बाकी दान गुरु, दान दक्षिणा देने के कारण, दान दक्षिणा देने के कारण इनको दान गुरु कहा जाता है, और हाल गुरु इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि इन्होंने पहाड़ी दुर्गों का क्या करवाया? निर्माण करवाया। पहाड़ी दुर्गों का निर्माण के कारण इनको कहा गया है हाल गुरु। तो अभिनव भट्टाचार्य संगीत की रुचि के कारण की थी, और संगीत राज ये तो इनका एक ग्रंथ है। संगीत राज है, संगीत मीमांसा है, सूड प्रबंध है, रसिक प्रिया की टीका है, ये तो कुंभा के खुद की क्या है? ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर अच्छा लग रहा है वीडियो को तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगला सवाल ये है, अगला सवाल है, राजस्थान के कौन से नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है? कालबेलिया, घूमर, गैर और गौरी। तो बता दीजिए भाई, राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर क्या है वो आपको बताना है। कालबेलिया, घूमर, गैर या गौरी। अच्छा सवाल, इजी सवाल है, बता दीजिए भाई। राजस्थान के कौन से नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है? बताइए भाई, राइट आंसर क्या है इसका? अच्छा सवाल है, इजी सवाल है, मैं कह रहा हूं ऐसे सवालों को कभी क्या नहीं करते हैं, क्या नहीं करते हैं, छोड़ते नहीं है। बता दीजिए, अच्छा सवाल, इजी सवाल, बताओ भाई। प्रिया प्रजापत, विमल कुमार, नरेश चौधरी, पुष्पा, दिनेश कुमार, दिगंबर सिंह, प्रीत। देखो, यस, आकांक्षा। देखो भाई, हाँ, अब देखना, हमारे राजस्थान के अंदर पहला नृत्य है जिसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया है, कालबेलिया नृत्य। अब देखिए, राजस्थान के अंदर एक जाति है जिसका नाम है कालबेलिया जाति, और कालबेलिया जाति के द्वारा 4 नृत्य किए जाते हैं। उसकी ट्रिक है बाई पाश। कौन सा पाश? बाई पाश। एक तो है बागड़िया, एक है बागड़िया, ये याद रखना है। एक है इड्डोनी। कौन सा है भाई? इड्डोनी। और एक कौन सा है भाई? इड्डोनी के अलावा एक है पणिहारी। इड्डोनी, इड्डोनी के बाद में है पणिहारी। कौन सी हारी? पणिहारी है। फिर देखिए, एक आपके सामने है संकरिया। क्या है? संकरिया। कालबेलिया जाति की महिलाओं द्वारा नृत्य किए जाते हैं। कालबेलिया पुरुष होता है, पुंगी बजाता है। कालबेलिया पुरुषों से रिलेटेड भी आपसे सवाल पूछा गया था। राजस्थान के वे उस जाति, राजस्थान की वह जाति जिनकी या राजस्थान में वे पुरुष जो सांपों का करतब दिखाते हैं और पुंगी बजाकर अपना वाद्य यंत्र, मतलब अपना जीवन यापन करते हैं। सांप पकड़ने में दक्ष होते हैं कालबेलिया, और उसी का ही एक नृत्य है जिसका नाम है कालबेलिया। और आप लोगों ने सुना होगा, अर फिर करते हैं कालियो कूद पड़ियो मेले में। कालियो कूद पड़ियो मेले में। जब आपने पहली बार ये गाना सुना होगा तब आपने मेले की जगह क्या सुना होगा? मेले की जगह बेरा सुना होगा। एक्चुअल में वो कहां पर पड़ा भाई? मेला में गया था और साइकिल को पंचर करके ले आया। ये नृत्य कालबेलिया जाति का है। अब देखिए, कालबेलिया नृत्य से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा, प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन सी है? गुलाबो है। कौन है? गुलाबो इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि कालबेलिया नृत्य को सिखाने के लिए एक डांस है, कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस कहां पर है? कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस की स्थापना कहां की गई है? तब आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे कि सर ये संस्थान है राजस्थान के जयपुर जिले में, और इसका संरक्षण, इसकी जो अध्यक्ष है वो कौन है? गुलाबो है। कौन है भाई?
गुलाबो है, ये भी आपको याद रखना है। नागिन डांस ये भी इसी का ही है, वो गाया था कालबेलिया जाति की, आप कह रहे हो ना नागिन डांस, वो गाया था कमली ने। नाग लपेटा लेवे, आधी आधी रात में नाग लपेटा लेवे, वो गाने वाली थी कमली। और इस नृत्य पे क्या किया था, कमली ने डांस किया था। हाँ हाँ, उसका एक गाने का बोल है, बीन बजाऊ तो आईजे जोगी, पूंगी बजाऊ तो आईजे, आधी आधी रात में नाग लपेटा लेवे। ये आपने सुना हुआ गाना है। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल इतनी स्क्रीन पर क्या कहता है। अगला सवाल है इजिस। बाकी देखिए घूमर, घूमर नृत्य, गेर नृत्य और गौरी नृत्य के बारे में आपको पता होगा। त्याग प्रथा को उत्तरदायी माना गया था कि त्याग प्रथा का किसके कारण, त्याग प्रथा का सबसे ज्यादा किस पर प्रभाव पड़ा था। डाकण प्रथा पर, पर्दा प्रथा पर, दास प्रथा पर, या फिर कन्यावध पर। तो बता दीजिए भाई, हमारे राजस्थान में एक प्रथा थी त्याग प्रथा, और त्याग प्रथा को किसका उत्तरदायी माना गया था, बताइए। अच्छा सवाल है, इजी सवाल है। मैं कहता हूं ऐसे सवाल छोड़ते नहीं है, और ऐसे सवालों में से सवाल अक्सर क्या करते हैं, आ जाते हैं। ऐसे सवालों में क्या होते हैं, सवाल अक्सर आ जाते हैं। बताइए राइट आंसर क्या है, वो आपको बताना है। वो क्या करना है, आपको बताना है। बता दीजिए भाई। हमारे राजस्थान के अंदर प्रथाएं हैं, उन प्रथाओं में एक प्रथा थी त्याग प्रथा। कौन सी प्रथा, त्याग प्रथा। और त्याग प्रथा के बारे में आपको बताना है कि साहब ये त्याग प्रथा क्या थी। कौन सी प्रथा क्या थी, त्याग प्रथा क्या थी, बताइए। देखिए भाई, त्याग प्रथा को उत्तरदायी माना गया है कन्यावध के लिए। किसके लिए, कन्यावध के लिए त्याग प्रथा को उत्तरदायी माना गया है। हमारे राजस्थान में त्याग प्रथा मतलब कन्यावध के लिए उत्तरदायी। कहते हैं कि जब राज परिवारों में शादी होती थी, तो राज परिवारों के परिवारों में देखिए यहां पर जाते थे, चारण जाते थे, राव जाते थे, भाट जाते थे, और कौन जाते थे, मीरासी जाते थे। और ये क्या करते थे, मुंह मांगी दक्षिणा मांगते थे, मुंह मांगी दक्षिणा मांगते थे। और कहते हैं कि जब अंग्रेज यहां आए, तो अंग्रेजों ने क्या किया था, राजाओं से डायरेक्ट संधि कर ली, कर व्यवस्था की जो जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली, जिसके कारण यहाँ के शासकों और सामंतों की हालत खराब हो गई थी। और उसके बाद कहते हैं कि बेटी के जन्म पर जो दिया जाता था, और इनकी शादी के दौरान जो दिया जाता था, त्याग किया जाता था, जिसे क्या कहा जाता था, त्याग प्रथा को एक शब्द का नाम दिया जाता है, वो भी याद रखना। इसको कहा जाता था पोतपाल बहारट। क्या कहा जाता था, पोतपाल बहारट कहा जाता था। ये आपको याद रखना है। अगर आपसे सवाल पूछे इस त्याग प्रथा पर सबसे पहले रोक किस रियासत ने लगाई, मारवाड़ ने। मारवाड़ के शासक थे मानसिंह, और मानसिंह ने इस पर क्या लगा दी थी, रोक लगा दी थी। और कहते हैं कि ये जो त्याग प्रथा थी, यह कन्यावध का प्रमुख कारण थी। कन्यावध का क्या थी, प्रमुख कारण थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे अगला सवाल पूछे, मैं यहाँ पे पहला ऑप्शन दे रखा है डाकण प्रथा। कौन सी प्रथा, डाकण प्रथा। तो कहते हैं कि डाकण प्रथा थी, डाकण प्रथा सबसे ज्यादा इसका प्रचलन था मेवाड़ में। कहां पर था, मेवाड़ के अंदर डाकण प्रथा का प्रचलन था। महिलाओं को क्या मान लिया जाता था, अगर किसी महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती थी, तो महिला को मान लिया जाता था डाकण। अर्थात उनको ये लगता था इनके अंदर प्रेत आत्मा का वास है। कौन सी आत्मा का वास है, प्रेत आत्मा का वास है। इसके अलावा इसके अंदर ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले इस पर रोक लगाई थी 1853 में। 1853 में उदयपुर रियासत ने इस पर रोक लगाई थी, और जेसी ब्रुक के कहने पर 1853 में उदयपुर के महाराणा थे जिनका नाम था स्वरूप सिंह, और स्वरूप सिंह ने इस पर क्या लगा दी थी, रोक लगा दी थी। ये आपको पता होगा डाकण प्रथा। और डाकण प्रथा का प्रचलन किस जनजाति में सर्वाधिक है, तो भील जनजाति में डाकण प्रथा का सबसे ज्यादा प्रचलन है। किस क्षेत्र में है, तो मेवाड़ क्षेत्र में है। ये भी याद रखना, ये सवाल फेंके गए हैं और पूछे गए हैं। ये सवाल फेंके भी गए हैं और पूछे भी गए हैं। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक ठोक दीजिए भाई। बाकी कन्यावध, दास प्रथा और पर्दा प्रथा ये तो आपको पता ही है। अगला सवाल है सागड़ी प्रथा से क्या तात्पर्य है। एक प्रथा होती है सागड़ी प्रथा, और इसका क्या तात्पर्य है, दास प्रथा, दहेज प्रथा, विधवा विवाह, या फिर बंधुआ मजदूरी। तो बता दीजिए भाई, हमारे राजस्थान के अंदर एक प्रथा थी जिसका नाम था सागड़ी प्रथा। कौन सी प्रथा, सागड़ी प्रथा। बताओ सागड़ी प्रथा क्या थी, बताइए। अच्छा सवाल है, इजी सवाल है। सागड़ी प्रथा के बारे में आपको अच्छे से जवाब देना है।
और सागड़ी प्रथा, अगर राजस्थान पुलिस का आगे कांस्टेबल का एग्जाम दोगे तो सागड़ी प्रथा से रिलेटेड सवाल भी पूछा जाएगा। बताइए भाई, सागड़ी प्रथा से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है सागड़ी प्रथा से? सागड़ी प्रथा से तात्पर्य है भाई बंधुआ मजदूरी। कौन सी मजदूरी? बंधुआ मजदूरी। सागड़ी प्रथा को हाली प्रथा भी कहा जाता है। इसमें व्यक्ति को क्या होगा? मजदूरी करनी पड़ेगी। एक व्यक्ति के पास दूसरी जगह नहीं जा सकता है, वहीं पर क्या करनी पड़ेगी? मजदूरी। 1961 में राजस्थान सरकार ने और केंद्र सरकार ने सागड़ी प्रथा, सागड़ी निवारण अधिनियम पारित किया और सागड़ी निवारण प्रथा, निवारण अधिनियम पारित करके इन्होंने क्या किया? सागड़ी प्रथा पर क्या लगा दी? रोक लगा दी। सागड़ी प्रथा पर क्या लगा दी? रोक लगा दी। याद रखना, सागड़ी प्रथा को ही क्या कहा जाता है? हाली प्रथा या फिर चाकर प्रथा भी कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति एक ही घर में एक ही परिवार का नौकर रहता है, वहीं पर उनकी सेवा करता है और वहीं पर उनका जीवन गुजारा होता है। देखिए, अभी आप लोगों ने मेरे को विश किया था कि सर हैप्पी जल जुलनी एकादशी, तो आज है भाद्रपद महीना और भाद्रपद महीने की है आज क्या भाई? शुक्ल भाद्रपद शुक्ल एकादशी। और भाद्रपद शुक्ल एकादशी से रिलेटेड अच्छे अच्छे सवाल लगते हैं आपके। सवाल पूछा जाएगा इस दिन मेला कहाँ आयोजित होता है, तो आप कहोगे कि सर मेला आयोजित होता है सांवलिया के अंदर। सांवलिया जी का मेला होता है आयोजित, कहां पर आयोजित होता है? चित्तौड़गढ़ के अंदर आयोजित होता है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि सवाल पूछा जाता है। फिर देखिए, इस दिन क्या होता है भाई? भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन ठाकुर जी की क्या निकलती है भाई? ठाकुर जी की सवारी निकलती है। और कहां पर जाती है सवारी? सवारी जाती है तालाबों के किनारे या जल स्रोतों के किनारे जाती है गांवों में, और ठाकुर जी को क्या किया जाता है? झुलाया जाता है, स्नान कराया जाता है। और इजी सवाल है कि जब जल झूलनी एकादशी के दिन ठाकुर जी को मंदिर से बाहर ले जा रहे होते हैं, उस समय उनको किसमें बिठाकर लेके जाया जाता है, ले जाया जाता है? याद करो, वीडियो मेंस के अंदर सवाल पूछा गया था, अगर आपने पेपर देखा होगा था। बेवाण, क्या? बेवाण। बेवाण कहते हैं लकड़ी के मंदिर को। लकड़ी के मंदिर में बिठाया जाता है ठाकुर जी को, उसके बाद गांव के तालाब में ले जाया जाता है, झुलाया जाता है, बाद में वापिस क्या लेके जाया जाता है भाई? आगे लेके जाया जाता है और मंदिर में वापिस मूर्ति स्थापित की जाती है। वापिस मूर्ति को क्या किया जाता है? स्थापित किया जाता है। ये भी आपको क्या करना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा। देखिए भाई, अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की क्या कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं, तो तक्षशिला एकेडमी जोधपुर का मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए। वहां से नाम मात्र में सभी प्रकार के सभी कोर्स आपको मिलेंगे। राजस्थान की बेस्ट और सबसे अच्छी क्वालिटी की आपको क्या मिलेगी? फैकल्टी मिलेगी, जहां से आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, अपने माता पिता के सपने को साकार कर सकते हैं। आपके अगले सवाल का जवाब दूंगा मैं कल इसी समय इसी टाइम। कल मेरे सवाल बढ़ने वाले हैं, तो लगे रहिए नए जोश, नए जुनून, नई ऊर्जा के साथ अपने आप को इस बेरोजगारी के दौर से उस शिखर तक ले जाने के लिए। मिलते हैं कल फिर आपसे नए जोश, नए जुनून और नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।